गुड इवनिंग दोस्तों, सभी को एक बार फिर से स्टेप अप बंगाल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत। आज हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 33 जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स का होगा। और इस लेक्चर में हम लोग सिलेक्ट कर चुके हैं एक प्रॉब्लम जो कि CSIR नेट मैथ नवंबर 2020 में पूछा गया था। ये तमिलनाडु रीजन का था और 4.75 मार्क्स का था, यानी इसका मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो चलिए पहले देखते हैं कौन सा टॉपिक पर ये प्रॉब्लम गया था, और उस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस पहले हम लोग कर लेंगे थ्योरी को, और फिर ये प्रॉब्लम कैलकुलेशन बेस्ड है उसको कर लेंगे। देखिए क्या बोले हैं, कॉन्सिडर ए बॉडी ऑफ यूनिट मास, यानी एम मास वो 1 है, ये दिया हुआ है। अंडर एट्रैक्टिव फोर्स, सेंट्रल फोर्स, ये नया टर्म है आपके पास, सेंट्रल फोर्स। इसको कैसे टैकल किया जाता है देखिए। सेंट्रल फोर्स पहले हम लोग देखेंगे क्या है। इसके लिए आप लोग थोड़ा बहुत लेक्चर 32 को देख लीजिए। क्यों देखिए, मान के चलिए हम लोग के पास 2 डायमेंशन में पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो ये है पोलर एक्सिस, और यहाँ पे एक पार्टिकल है P पॉइंट पर जिसका कोऑर्डिनेट r थीटा। तो ये बराबर r बनेगा और ये थीटा बनेगा, जो कि एंटी क्लॉकवाइज में मेजर किया जाता है। इसके बारे में हम लोग लेक्चर 32 में काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ से देख लीजिए। तो ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन अलोंग रेडियस वेक्टर, ये है रेडियल डायरेक्शन, और इसके साथ एक दूसरा होता है क्रॉस रेडियल डायरेक्शन, ये वाला। अब सबसे पहले आइए सेंट्रल फोर्स यहाँ पे जो डाला हुआ है वो क्या होता है। देखिए सेंट्रल फोर्स के दो ही प्रॉपर्टी होते हैं, इसको मार्क कीजिए। सेंट्रल फोर्स का पहला जो प्रॉपर्टी होगा वो होगा ये हमेशा टूवर्ड्स और अवे, यानी या तो फिर इस साइड और इससे दूर। टूवर्ड्स मीन्स टूवर्ड्स ओ, अवे मीन्स उससे दूर। टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, ये पॉइंट हम लोग ज़्यादातर पोल को ही लेते हैं, जो पोलर एक्सिस पे एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, ठीक। तो ये फोर्स या तो फिर इस साइड पे होगा F, इस साइड, या फिर इस साइड होगा, यानी हमेशा ये फोर्स रेडियल डायरेक्शन में ही होगा, ठीक। पहला वाला टर्म। दूसरा देखिए, ये जो F होगा ये किसी ना किसी R का फंक्शन होगा, यानी हो सकता है कि ये 1/r हुआ, हो सकता है ये r² हुआ। जब ये 1/r आ जाएगा तब इसके जगह हम लोग u डाल लेंगे कैलकुलेशन के सुविधा के लिए, ठीक है। तो किसी ना किसी फंक्शन जो होगा f, वो r का ही होगा, दूसरा कोई चीज़ इधर नहीं दिखेगा आप लोगों को। ये सिंपली r का ही कोई फंक्शन होगा। ये दोनों अगर कोई फोर्स मान के चलता है तो वो फोर्स सेंट्रल फोर्स कहलाएगा, ठीक। और सेंट्रल फोर्स के अंडर में जो ऑर्बिट वो डिस्क्राइब करेगा वो होगा सेंट्रल ऑर्बिट, सेंट्रल ऑर्बिट। तो देखिए इस टाइप का ऑर्बिट का खासियत देखिए। रेडियल एक्सेलरेशन लेक्चर 32 में हम लोग डिस्कस किए थे, r डबल डॉट माइनस r इंटू थीटा डॉट स्क्वायर, ठीक है। ये होगा सीधा सीधा, अगर ये f आप लोग आउटसाइड ले लेते हैं तो ये f इधर चला आएगा। देखिए टुवर्ड्स और एवे में कुछ नहीं है, उसमें तो सिर्फ एक माइनस साइन पहले जाएगा और या तो फिर प्लस, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस मान के चलिए। ये हम लोगों के पास इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे अगर हम लोग दोनों साइड एम डाल देंगे तो इधर भी एम लाना पड़ेगा, ठीक। लेकिन एम देखिए तो यूनिट मास दिया हुआ है, ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एम यूनिट मास ही होते हैं, तब ये एम चला जाएगा और ये हम लोगों के पास पहले इक्वेशन ऑफ मोशन। दूसरा देखिए क्या होगा, आप ध्यान दीजिए इस बात पर, क्रॉस रेडियल डायरेक्शन जो कि रेडियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, उसके साथ 90 डिग्री एंगल बना के रखा है। इस डायरेक्शन पे कोई फोर्स प्रेजेंट नहीं, अगर प्रेजेंट होता तो वो सेंट्रल फोर्स तो कभी नहीं बन पाता, क्योंकि सेंट्रल फोर्स शुड बी ऑलवेज इन रेडियल डायरेक्शन, क्लियर। तो सेंट्रल फोर्स बनने के लिए
उसका क्रॉस रेडियल में कोई कंपोनेंट नहीं रहेगा, यानी ये 0 हो जाएगा। और क्रॉस रेडियल एक्सेलरेशन हम लोग जानते हैं 1/r इंटू डी डी टी ऑफ विद इन फर्स्ट ब्रैकेट आर स्क्वायर थीटा डॉट। ये दोनों इसका इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, ये नंबर 2। अब देखिए ये नंबर 2 से एक बात उभर के आता है सेंट्रल फोर्स के बारे में। ये आर 1/r ये इस साइड 0 के साथ एडजस्ट होके चला जाएगा। डी डी टी ऑफ आर स्क्वायर थीटा डॉट ये 0 हो गया, इसका मतलब आर स्क्वायर थीटा डॉट इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और अगर इसके दोनों साइड एम ले लेंगे तो एम आर स्क्वायर थीटा डॉट इक्वल टू ये कॉन्स्टेंट को अगर आप म्यू मानेंगे तो एम इंटू म्यू हो जाएगा, वो भी कॉन्स्टेंट लैम्डा हो जाएगा। यानी एम आर स्क्वायर थीटा डॉट इस टाइप के ऑर्बिट में, सेंट्रल ऑर्बिट में और सेंट्रल फोर्स में हमेशा कांस्टेंट होता है। और ये एम आर स्क्वायर थीटा डॉट क्या होता है, ये होता है एल। इसको हम लोग कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। ध्यान दीजिए इस बात पर, एंगुलर मोमेंटम, इसके बारे में हम लोग अभी डिटेल्स में देखेंगे। तो ये है एल और ये एक कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमेशा सेंट्रल ऑर्बिट में रिजल्ट लिख लीजिए, दूसरे पेज में आ जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। पहला इंपॉर्टेंट बात क्या था, सेंट्रल फोर्स के 2 प्रॉपर्टीज लिख लीजिएगा, उसके साथ उसका 2 इक्वेशन ऑफ मोशन, और उसके बाद ये रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन अंडर सेंट्रल फोर्स कभी भी आ सकता है ये प्रॉपर्टी, अंडर सेंट्रल फोर्स मोमेंटम यानी एंगुलर मोमेंटम, इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग देखेंगे। एंगुलर मोमेंटम वो क्या था, एम आर स्क्वायर थीटा डॉट इक्वल टू एल इक्वल टू कॉन्स्टेंट, हमेशा ये कॉन्स्टेंट होगा। अब आ जाइए इस एंगुलर मोमेंटम के बारे में। ये ज़्यादातर देखा जाता है रिजिड बॉडी में। कैसे, देखिए मान के चलिए आपके पास रिजिड बॉडी क्या है, देखिए ये है एग्रीगेट ऑफ पार्टिकल्स, यानी यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। इन दोनों के बीच हमेशा डिस्टेंस फिक्स रहता है। यानी ये अगर 3, 4 मान के चलिए 5 यूनिट है सेंटीमीटर में, मानिए 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, किन्हीं दोनों पार्टिकल के बीच में अगर यहाँ डिस्टेंस फिक्स हो गया तो क्या होगा, देखिए ये मान के चलिए ये रिजिड बॉडी अपने दूसरे पोजीशन पे आ गया है, तब भी बी और सी के बीच में वो डिस्टेंस सीधा सीधा 4 ही रह जाएगा, इधर 3 रह जाएगा, इधर 5 रह जाएगा, ये अनचेंज रहेगा। जब ये अनचेंज रहता है यानी जब बॉडी एक कॉन्फ़िगरेशन यानी एक पोजीशन से सेकेंड पोजीशन पे जाता है, अगर ये डिस्टेंस फिक्स रहेगा तो वो रिजिड बॉडी कहलाता है। ठीक, अब मान के चलिए ये रिजिड बॉडी जो था ये किसी भी एक्सिस के रेस्पेक्ट में घूम रहा है। ठीक, तो अगर घूमेगा तो कोई ना कोई एंगुलर वेलोसिटी थीटा डॉट के साथ ही घूमेगा। ठीक, अब इस टाइप इस कॉन्फ़िगरेशन में और इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में देखिए, यहाँ पे मान के चलिए रिजिड बॉडी के अंदर एक मास है इस पॉइंट पे m1 जो कि r1 डिस्टेंस पे है, और मान के चलिए इधर m2 है जो कि r2 डिस्टेंस पे है। तो इधर एक चीज़ डिफाइन किया गया है I, कैपिटल I, दैट इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस प्रॉब्लम को करते हुए हम लोग धीरे धीरे अब रिजिड डायनामिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इसको कैसे डिफाइन किया गया है, ये m1 था ना, तो m1 r1 स्क्वायर, ये एक्सिस फिक्स रहेगा, ये होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये हमेशा फिक्स रहता है। ठीक, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हमेशा फिक्स रहता है और इसके रेस्पेक्ट में ये घूम रहा है बॉडी, मान के चलिए। ठीक, तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा सीधे तरीके में mr स्क्वायर टाइप रिजल्ट। ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर। अब रिजिड डायनामिक्स में जब के सिंगल पार्टिकल को छोड़ के हम लोग काफ़ी सारे पार्टिकल्स देख पाते हैं जैसे कि रिजिड बॉडी के अंदर, तो उस केस में ये जो आई होता है इसका रोल सिर्फ और सिर्फ इक्विवेलेंट टू मास होता है। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, इक्विवेलेंट टू मास। सिंगल पार्टिकल सिस्टम यानी मान के चलिए एक ही पार्टिकल है, उसका मास है m, और जब हम रिजिड बॉडी में देखेंगे यहाँ पे m जो रोल प्ले करता है वो करेगा I। तब अब आ जाइए, हम लोग जानते हैं ना मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम क्या था, देखिए
लीनियर मोमेंटम था मास इनटू वेलोसिटी, हम लोग कर चुके हैं इसके ऊपर। यानी ये हो जाएगा सीधा मास यानी m, ये मान के चलिए वेलोसिटी 8 डॉट रेडियल डायरेक्शन में से। ये तो एक पार्टिकुलर एग्जांपल बन गया। और जहाँ पे ये लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम में बदलेगा उधर सीधा हो जाएगा, ये मास के जगह आ जाएगा i, और इधर मान के चलिए वो वेलोसिटी r डॉट ही रहेगा। तो i के जगह एक बार मान के चलिए सिंगल पार्टिकल है, एक सिंगल पार्टिकल है, तो सिंगल पार्टिकल होगा तो i के जगह वो समेशन हट जाएगा, ये आ जाएगा mr² इंटू आर डॉट, सॉरी ये थीटा डॉट होगा, mr² इंटू आर डॉट, समेशन mr² इंटू आर डॉट, देखिए ऐसे कुछ आ गया। ठीक, सॉरी इधर एक थोड़ा बहुत हम लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा, समझ दीजिएगा थोड़ा, इसको हटा देते हैं क्यों इधर आर डॉट नहीं होगा। एंगुलर मोमेंटम यानी मास के जगह कौन आ जाएगा, हम बोल चुके हैं आई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये आर डॉट के जगह आ जाएगा थीटा डॉट, तो इधर थीटा डॉट लगेगा क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी इधर आएगा, इधर मास इनटू वेलोसिटी था, ये वेलोसिटी कभी आर डॉट नहीं हो सकता क्योंकि ये वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी होने चाहिए, तो इसलिए थीटा डॉट आ जाएगा। और ये तो mr² है, तो ये देखिए mr² थीटा डॉट जो हम लोग पहले कर चुके थे जिसका नोटेशन एल था, ये आ गया। अब आपके बात शायद ये सारे बात आपका समझ में आ जाएगा। ये देखिए एल कहाँ से, mr² थीटा डॉट, ठीक, तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमेशा प्रिजर्व्ड रहता है, इस रिजल्ट को मार्क कीजिए, हो सके तो रेड कलर में मार्क कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि हमेशा ये प्रिजर्व्ड रहता है। क्लियर? कौन सा? एंगुलर मोमेंटम एल, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, हमेशा mr² थीटा डॉट, और अगर m कांस्टेंट यानी 1 हो जाएगा तो m सिंपली r² थीटा डॉट होगा, और ये एल हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक, अब आ जाइए लास्ट रिजल्ट पर। ये रिजल्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसी के ऊपर सारे सवाल आते हैं ज़्यादातर। रिजल्ट क्या है देखिए, हम लोगों को चाहिए, हम लोगों के पास अब चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट। ये क्या होगा देखिए, सेंट्रल ऑर्बिट, और इसी के ऊपर ये सवाल बनाया गया था जो कि हम लोग ऊपर देख पा रहे हैं CSIR में, ये सवाल इसी के ऊपर था। ये रिजल्ट क्या होगा, u प्लस d2, इसको याद करके रखिए, θ2 इक्वल टू माइनस ऑफ f डिवाइडेड बाई, नीचे हो जाएगा f को लिखिए, इधर r भी हो सकता है और r के जगह अगर हम लोग 1/u भी ले लेंगे, 1/u यानी यह इधर r के जगह आप लोग 1/u भी ले सकते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है। u को हम लोग क्या माने हैं 1/r, यानी r मीन्स 1/u, ये एक सब्स्टिट्यूशन लगाया जाता है इधर, इसको मार्क कर लीजिए। ठीक, तो ये ऊपर सीधा चला जाएगा, ये ऊपर रह जाएगा और नीचे आ जाएगा एक, आप लोगों के पास वो l² था ना, वो l² आ जाएगा और उसके साथ साथ u² आ जाएगा। u क्या था, ये 1/r वाला। अब देखिए यहाँ पे एक मास होना चाहिए था m ऊपर, लेकिन अगर यूनिट मास बन गया, आप एक काम कीजिए इधर -m लगा के रखिए, अगर ये m1 हो गया तो ये चेंज हो जाएगा, चेंज होके क्या हो जाएगा, जैसे कि इस एग्जाम्पल पे दिया गया है, देखिए यहाँ पे यूनिट मास बोला गया है तो m1 हो जाएगा, तो ये सीधा होगा d2u/d2 इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ r डिवाइडेड बाई l² u²। अब l क्या था, l था देखिए mr² थीटा डॉट, इसको भी याद करके रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम लोगों के पास रिक्वेस्ट आ चुका था रिजिड डायनामिक्स के जो सारे प्रॉब्लम्स CSIR में आ चुका है, उसके बारे में धीरे धीरे हम लोग आने वाले दिन में रिजिड डायनामिक्स को पकड़ेंगे। ठीक है, शुरुआत तो आज ही से हो गया, मान के चलिए ये आइडिया रिजिड बॉडी, ये वाला हिस्सा रिजिड डायनामिक्स का ही है। ठीक, तब इस इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट क्यों है देखिए, मेनली 2 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हैव बीन सेट ऑन दिस टॉपिक प्रीवियसली। 2 तरीके के प्रॉब्लम यहाँ से उठाया जाता है। एक तो क्या है देखिए, इधर आपके पास जैसे कि इधर दिया हुआ है सर्कुलर ऑर्बिट, यानी ऑर्बिट गिवन होगा, ऑर्बिट होगा गिवन, आपको टू फाइंड यानी ढूंढना होगा फोर्स F, ये एक टाइप का है। दूसरा है फोर्स गिवन हो सकता है,
और उस टाइम में आपको ऑर्बिट के बारे में पूछा जाता है, ऑर्बिट टू फाइंड ये दोनों तरीके के प्रॉब्लम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता रहता है। तो मार्क कीजिएगा कौन सा टू फाइंड है कौन सा, लेकिन ये इन दोनों में से पहला वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि यहाँ डाला गया था और फिर आ सकता है, तो इसको आप लोग थोड़ा मार्क कर लीजिए, ये वाला हिस्सा। अब हम लोगों को क्या करना है, देखिए यहाँ पे इस प्रॉब्लम को आप लोग अभी डिटेल्स में करेंगे क्योंकि सारे थियोरीज हो चुके हैं। आ जाइए। कंसिडर ए बॉडी ऑफ यूनिट मास मूविंग अंडर एन अट्रैक्टिव सेंट्रल फोर्स, ये हम लोग अभी जान चुके हैं। एट ए डिस सर्टेन रेडियस आर द बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, तब सर्कुलर ऑर्बिट का इक्वेशन आप लोगों को पता होना चाहिए। मान के चलिए इधर एक सर्कुलर ऑर्बिट ऐसे कुछ दिखाया गया है, ऐसे कुछ सर्कुलर ऑर्बिट, और ये इधर ये पोलर एक्सिस है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, इधर पोल है, कहीं इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, फिक्स पॉइंट मान के चलिए इधर हो गया, तो इसको सीधा जोड़ देंगे ये वाला हिस्सा। अब क्या होगा, देखिए ये जो सर्कुलर ऑर्बिट है इसका इक्वेशन ज्योमेट्रिकली होता है r इक्वल टू 2d cos थीटा। अब ये d क्या है, d है इसका रेडियस, 2d मतलब तब डायमीटर, तो यहाँ पे बोल के रखा है रेडियस r, तो ये क्या बन जाएगा r इक्वल टू 2r cos थीटा। ठीक, अब आपको क्या करना है, देखिए इस इक्वेशन पे ध्यान दीजिए। ये वाला इक्वेशन में अगर u उसका सेकेंड डेरिवेटिव और ये सारे चीज़ डाल देंगे, l तो रिजल्ट में है तो वो तो हमेशा रिजल्ट में आएगा, तो रिजल्ट तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक, तो वो आ जाएगा। तो अगर ये दोनों हम लोग, ये तो दिया हुआ है, इसको अगर हम लोग निकाल ले जाएंगे तब सीधा इसका रिजल्ट चले आएंगे। तो इसके लिए हम लोगों को ये रिजल्ट पता होना ज़रूरी है, जो कि 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री से उठाया गया है। इस टाइप के सर्किल के इक्वेशन हमेशा तो ये होगा ही होगा। क्लियर आपके पास इतने दूर तक, तब आ जाइए। इसको u में बदल देंगे तो u हो जाएगा 1/r, यानी 1/2r, और ये सीधा 1/r हो गया। u को अगर हम लोग इधर बदल देंगे और ये हो जाएगा सीधा सीधा cos थीटा का उल्टा sec थीटा। ठीक, अब आ जाइए पहले डेरिवेटिव पर। क्यों पहले डेरिवेटिव, क्योंकि हम लोगों के पास ये सेकेंड डेरिवेटिव भी तो लाना है। तो u तो दिया हुआ है 1/r, उसको डाल देंगे हो जाएगा। तो du d थीटा को पहले निकाल लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, देखिए 1/2r, ये गिवन रेडियस था ना, ये रेडियस एट ए सर्टेन रेडियस, यानी इधर ये कैपिटल R आप लोगों के पास कांस्टेंट है। ठीक, इसको लेके चलना है। ठीक, तब आ जाइए 1/r हो गया, इधर 1/2r इंटू इसका डेरिवेटिव सेक थीटा इंटू टेन थीटा बन जाएगा ना। तो यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, सिंपली अभी सेकेंड डेरिवेटिव पे आना है। d2u/d थीटा 2 पर आइए, ये क्या हो जाएगा 1/2r को ऐसे ही रहने दीजिए, अंदर चले आइए, सेक थीटा को फिक्स कीजिए, एक बार टेन का डेरिवेटिव लीजिए, वो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, फिर टेन को फिक्स कीजिए, टेन थीटा को फिक्स कीजिए, सेक का हो जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक, अब अंदर में से सेक थीटा को बाहर लाइए, तो सेक थीटा बाहर आ जाएगा, नीचे 2r हो जाएगा, इधर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर, देखिए अब ये इक्वेशन ऑफ मोशन, जो इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं सॉरी, जो सर्किल की इक्वेशन दिया हुआ था उधर से कॉस थीटा हम लोग के पास मिल रहा है, तो इसको कॉस थीटा में अगर बदलेंगे तो सीधा थीटा चला जाएगा, तो वही करना है हमको। तो सेक थीटा रहने दीजिए, नीचे 2r, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन था इस प्रॉब्लम में और उसको हम लोग कर लेंगे आसानी से। इधर देखिए तो ये कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर नीचे आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब आ जाइए, ये सेक नीचे आ जाएगा तो क्या होगा, देखिए इधर 1/2r होगा, नीचे आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा, और ऊपर आ जाएगा, इसको कॉस में बदल दीजिए, तो साइन के जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर रखिए, तो हो जाएगा 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस थीटा आपके पास है ना, कैपिटल R/2r, इसको लाके इधर डाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए बाहर रहने दीजिए 1/2r को और उधर डालिए, तो सीधा सीधा रिजल्ट 2 माइनस ऊपर हो जाएगा r², नीचे 4r², और इधर r³ नीचे
8r³ अब इसको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आप लोग करेंगे तो ये सीधा आ जाएगा 8r² माइनस r² डिवाइडेड बाई r³। इसको आप लोग घर में कर लेना, ये थोड़ा बहुत कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन 2 लाइन में ये आ जाएगा। ठीक, तो अब ये आ चुका है हम लोगों के पास। अब जो इक्वेशन ऑफ मोशन था उसमें डाल दीजिए d2u प्लस d2 प्लस 1/r यानी u इक्वल टू, इधर था क्या माइनस ऑफ एफ ऑफ r, नीचे क्या था l²u² डालिए तो इधर क्या आ जाएगा 8r² माइनस r²/r³ प्लस इधर 1/r इक्वल टू माइनस एफ आर डिवाइडेड बाई l²u²। इसको रहने दीजिए ऐसा, तो इसको इधर r³ मान के चलिए, ऊपर हो जाएगा 8r² माइनस r² प्लस r², ये दोनों चला जाएगा। इधर आइए, माइनस एफ आर को रहने दीजिए, l² को रहने दीजिए, u² ऊपर चला जाएगा तो r² में बदल जाएगा, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। u इक्वल टू 1/r, ये है रेडियस वेक्टर का रेसिप्रोकल क्वांटिटी u वाला। तब आ जाइए, यहाँ से सीधा हम लोगों को एफ चाहिए, यानी एफ ऑफ आर वो क्या है उसी को हम लोगों को निकालना है। तो ये इस साइड चला आएगा, यानी माइनस 8l²r², नीचे देखिए क्या है r³ और r², यानी r⁵। अब ये फोर्स कहाँ पे पूछा गया है, देखिए एट ए रेडियस डिस्टेंस r। तो आप लोगों के पास जो पूछा गया है एफ आर एट r इक्वल टू r, इसमें डालिए -8l², ये r² इधर रहने दीजिए, इधर r⁵ डालिए, तो ये सीधा चला आएगा -8l², ये नीचे से चला जाएगा ये 2, तो ये इधर आ जाएगा r³। यानी ये फोर्स आपके पास सीधा आ चुका है ऑफ द टाइप इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये कांस्टेंट वाला नहीं, जो कांस्टेंट नहीं है -l²/r³। देखिए तो पहले ऑप्शन में ये डाला हुआ है, फोर्स मस्ट बी इक्वल टू l²/r³ विथ माइनस साइन, देखिए आ चुका है, यानी पहला ऑप्शन तो इसका सही। क्लियर। अब आ जाइए दूसरे ऑप्शन पर, द फोर्स कैन बी एनी स्ट्रिक्टली नेगेटिव वैल्यूड फंक्शन ऑफ r के कोई नेगेटिव वैल्यूड फंक्शन, ये स्ट्रिक्टली नेगेटिव वैल्यू है ना, क्योंकि r³ तो नेगेटिव ही रहेगा, तो ये स्ट्रिक्टली नेगेटिव बन गया, यानी ये भी इसका सही आंसर है। ठीक, अब आ जाइए, द फोर्स कैन ओनली बी ऑफ द फॉर्म इनवर्स स्क्वायर लॉ, इस पे ध्यान दीजिए। अगर फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को मान के चलेगा तो एफ वेरिजेस 1/r² टाइप, यानी एफ आ जाता μ/r² टाइप का कोई रिजल्ट, लेकिन क्या यह आया है, ओनली बोला है, देखिए ओनली आया तो है क्यूब, ये चला जाएगा 3। क्लियर। अब आ जाइए नीचे, द फोर्स कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म माइनस ऑफ k इंटू आर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट था। पहले 3 तो सीधा सीधा दिख रहा है, लास्ट को करने के लिए आप लोगों को इस रिजल्ट का इस्तेमाल करना होगा, इसलिए हम लोग थ्योरी डिस्कस कर चुके हैं। थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये mr²θ, इसको लेके चलेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग एक काम कीजिए, ऊपर -8 रहने दीजिए, l², l क्या था, l था m तो 1 था, r²θ, और ये l एट r इक्वल टू r में क्या बन जाएगा, बन जाएगा कैपिटल r²θ। इधर l² लगा है तो ये क्या हो जाएगा r⁴ इंटू θ⁴। ठीक, अब नीचे आ जाइए, इधर r³ लगा हुआ है ना, तो ये r³ के साथ ये चला जाएगा, इधर आ जाएगा r। अब देखिए ये l सेंट्रल ऑर्बिट में हमेशा कांस्टेंट है ना, तो ये अगर एक बार कांस्टेंट बन गया ये वाला हिस्सा, तो r²θ, यहाँ पे जो डाला हुआ है देखिए θ⁴ सर्टेन रिजल्ट डाला हुआ है, θ में आइए तो इधर से देखिए तो एक बार θ क्या होगा, तब इधर आ जाइए आराम से, θ होगा l जो कि एक कांस्टेंट मान के चलिए k टाइप, k1 टाइप, k', नीचे उसके नीचे आ जाएगा ये r², लेकिन वो कैपिटल R है, वो भी कांस्टेंट है, तो इस केस में थीटा भी कांस्टेंट बन रहा है, तो θ भी, तो ये पूरा रिजल्ट कांस्टेंट के तरह ट्रीट होगा, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ k r टाइप, ये r रह जाएगा सिर्फ। ये देखिए कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म लिखा है, लेकिन हम लोगों के पास क्या ये नहीं आया है
माइनस KR, लेकिन उन्होंने तो बोला ये हो ही नहीं सकता, लेकिन हम लोग प्रूव कर दिए हो सकता है, तो ये भी चला जाएगा। यानी इसका पहला 2 ऑप्शन सही था। बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन था, धीरे धीरे थ्योरी को समझ लेना चाहिए था। देखिए यहाँ पे हम लोग एक ही चीज़ को आपके लिए छोड़ के रखे हैं, 2 चीज़ मान के चलिए। एक तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, इसके साथ बच्चों को ना गलती हो जाता है, देख लीजिए एक बार। ये जो पहले 2 रिजल्ट है ये सेंट्रल ऑर्बिट के डेफिनेशन से आता है, लेकिन ये दोनों इसका इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं है। इसका इक्वेशन ऑफ मोशन यानी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा ये वाला, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाला होगा। ठीक, तब डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट के बारे में कहा गया, तो इसको इस्तेमाल करके हुए चलना चाहिए। इसके ऊपर ना CSIR फिजिक्स वाले बहुत सारे प्रॉब्लम कर लेते हैं, और उनमें से उसको तो प्रॉब्लम आता ही रहता है। और CSIR फिजिक्स हो ही हो और गेट फिजिक्स हो, उसके अंदर ये सेंट्रल फोर्स के ऊपर एक क्वेश्चन आता ही रहता है, और वो क्वेश्चन सिर्फ इस रिजल्ट पे बेस्ड आता रहता है। ये वाला इक्वेशन दिया जाता है, इन दोनों को ढूंढने के लिए बोला जाता है 2 टाइप जो है, इसको मार्क कीजिएगा। ठीक, तो ये प्रॉब्लम इतना दूर ही था, सिंपल थ्योरी था इसके पीछे जो हम लोग कर लिए हैं, और इसका आंसर पहला 2 हो जाएगा। तो शायद आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। और हम लोग जैसे बोले थे, एक काम इधर हम लोग UG लेवल के किसी भी बुक से इसको उठा सकते हैं, वो आप देख लेना एक बार, लेकिन याद करके रखिए रिजल्ट। और दूसरे एक छोटा काम हम लोग छोड़ के रखे हैं, उसके बारे में भी आते हैं। जब हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे तब ये रिजल्ट, इस यहाँ पे 2-3 स्टेप आपको करना होगा, यहाँ से सीधा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ये बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है, आप लोग शायद कर ले जाएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। सॉरी, हम लोग आगे मिलते हैं जल्दी, और धीरे धीरे सेगमेंट चलता चला जाएगा। हम लोग के यहाँ वेस्ट बंगाल में इलेक्शन ड्यूटी चल रहा था, जो कि गवर्नमेंट काम था, और वो ड्यूटी के होते हुए हम लोग पिछले 2 हफ्ते में रिजर्व थे, और इसलिए कोई काम नहीं कर सके थे इधर ज़्यादा। अभी आने वाले दिन में हम लोग धीरे धीरे फिर से हम लोग के जगह वापस आने की कोशिश करेंगे। तो आज इतना ही, मिलते हैं दूसरे दिन।